फील्ड में तुमने अपनी बिजनेस को नंबर 1 पहुंचा दिया और इतना ही नहीं, अब तो तुम पहले से भी डरावने हो गए हो अब आगे। इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को कम करने के लिए हमारे साथ क्लब चलना चाहिए। अभिनव ने भी रुथ की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ भाई, आप चलिए हमारे साथ। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुमने ये सुना है कि तप मल्होत्रा अब इंडिया वापस आ चुका है और वो अपनी मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया वापस आया है। कनिष्क ने केबिन के अंदर आते हुए कहा, उसकी जो मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड है ना, उसने इस बार का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। जिसने भी उसको देखा है वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। तो वो बहुत सुंदर है, मुझे भी उसको देखना है यार। कनिष्क ने बहुत उत्साहित होकर कहा। कनिष्क, तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो या कहीं के गुप्त एजेंसी के कोई सलाहकार जो सिर्फ सुंदर लड़कियों के बारे में ही खबर रखती है? तुम्हें इंडिया की सब खूबसूरत लड़कियों के बारे में पता है। क्यों ना तुम बिजनेस को छोड़कर कुछ और ही धंधा स्टार्ट कर लो। ये कहकर अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र और अभिनव दोनों कनिष्क का मजाक उड़ा रहे थे। अच को उन तीनों की बातों से तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने काम पर फोकस कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा, अपनी चेयर से उठते हुए कहा, कनिष्क, तुम सुपर फॉक्स वाला प्रोजेक्ट जाकर एक बार चेक कर लो। और मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। कनिष्क ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने टेंशन में कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, हमारी जिस कंपनी से हमें लॉस हो रहा है और हमने वो बेच दी थी, वो कंपनी किसी और ने नहीं, उस तप मल्होत्रा ने खरीदी थी और उसने कुछ दिनों के अंदर ही उस कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में ला दिया है। इंग्लैंड में उसका इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इंडिया आया है और उसने आते ही बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। उसका सीधा सीधा कंपटीशन हमसे है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। कनिष्क की बातें सुन रुद्र और अभिनव भी हैरान थे, लेकिन अच को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसने बस 4 शब्द कहे, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मल्होत्रा कंपनी में, सर, हमने ज़्यादातर प्रोजेक्ट रायजादा कंपनी से छीन लिए हैं और आगे भी हम उसके हर एक स्टेप पर नज़र रख रहे हैं। तब के मैनेजर पंकज ने कहा, ओके ठीक है। तब ने जवाब दिया। पंकज के वहाँ से जाने के बाद तब के केबिन का डोर खुला और एक सुंदर लड़की अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर आती है। तब को बिना देखे ही पता चल चुका था कि कोई बिना पूछे उसके केबिन में आ चुका है। उसने गुस्से से बिना देखे कहा, किसने मेरे केबिन में बिना पूछे आकर अपनी मौत को न्योता दिया है? उसने जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें थोड़ी शांत हो गईं। वो लड़की उसके पास आई और उसने उसकी गोद में बैठते हुए कहा, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तब ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, प्रीसा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। करना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता। उस लड़की ने तब की गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेट दिए और कहा, मैंने वो काम पूरा कर दिया, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब ने प्रीसा के माथे को चूमा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम ये सब कर लोगी। ठीक है, अब तुम खाना खाओ, हमेशा भूल जाते हो। प्रीसा ने तब को डांटते हुए कहा, ओके माय लव। तब ने जवाब दिया। आज के मीटिंग रूम में माहौल काफ़ी गर्म था। सर, हमें पता लग चुका है हमारे सब सारे प्रोजेक्ट और जिन भी विदेशी कंपनियों से हमारी डील हुई थी वह सब तप मल्होत्रा ने हड़प लिए हैं। तब मल्होत्रा आखिर ये चाहता क्या है मुझसे? आज ने मन ही मन सोचा, ठीक है, तो अब आगे क्या करना है ये सब को नीरज समझा देगा। यह कहकर आज मीटिंग रूम से चला गया। आज के केबिन में सर तब मल्होत्रा ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की है और उनका इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह बहुत बड़ा बिजनेस है।
वो अपने 18 साल की उम्र से ही अपना बिजनेस संभाल रहा है और उसने छोटी उम्र में ही काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो इंग्लैंड से इंडिया क्यों शिफ्ट हो गया है। हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि इन 2 सालों में उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ा है और उसके बढ़ते बिजनेस में उसकी गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा साथ है। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कहकर उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। ठीक है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करो, अच ने उस आदमी से कहा जो उसको तब के बारे में बता रहा था। ओके, ठीक है सर, उस आदमी ने कहा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अच ने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन मिलाया। तब की मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। वो अपनी मीटिंग ख़त्म करके ही आया था कि उसकी टक्कर किसी से हो गई। उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो अच था। अच को देखकर तब की आंखें छोटी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अच ने उसको एक व्यंग भरी मुस्कान दी। तब उसकी ऐसी मुस्कान देखकर दंग रह गया। इससे पहले कि वो अपना मुंह भी खोल पाता, उसके पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर अच, आप आ गए। हमें आपका सजेशन काफ़ी अच्छा लगा। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उस आदमी ने अच से मुस्कुराकर कहा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे साथ काम करने वाले थे। तब ने हैरान होकर कहा, अरे मिस्टर मल्होत्रा, ये बिजनेस है, इसमें ऐसा होता रहता है। किसी का काम किसी को मिलते हुए देर नहीं लगती। अभिनव ने अच के पीछे से आते हुए कहा। तब अब उनकी चाल समझ चुका था। अच उसको उसके ही जाल में फंसा रहा था। वो मुस्कुरा दिया और उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। उसने अच की तरफ देखकर कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कि असली बाजी किसकी होगी। ये कहकर तब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर अच से कहता है, मैंने अपने इंडिया आने की खुशी में एक पार्टी रखी है। अगर तुम दोनों वहाँ आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभिनव ने तुरंत कहा, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। वो इतना ही बोल पाया था कि अच ने बीच में कहा, हम जरूर आएंगे। तब मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। भाई, आप सच में उसकी पार्टी में जाओगे? दुश्मन को जितना करीब से जान लिया जाए उतना अच्छा होता है, अच ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। अरे तब तुमने इतना कुछ क्यों लाया है? ये इतनी महंगी ड्रेस, इसकी क्या ज़रूरत थी? प्रीसा ने तब से शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? तब ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? प्रीसा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। प्रीसा ने तब के चेहरे पर परेशानी देख ली थी। प्रीसा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने जिस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की थी, वो प्रोजेक्ट उस अच ने हमसे छीन लिया। क्या? ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। सब कुछ हमारे हिसाब से ही चल रहा था। पता नहीं उस अच ने लास्ट टाइम पर क्या किया जो ये सब हो गया। ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, तुम तो अच्छे से जानती हो। तब काफ़ी परेशान लग रहा था। पीसा ने तब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान क्यों हो गए हो? एक गया तो दूसरा आ जाएगा, और वैसे भी हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पार्टी का टाइम होने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। प्रीसा बेशक अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दे रही थी, लेकिन तब को पता था कि वो उससे भी ज़्यादा परेशान है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस अच से बदला जरूर लूँगा। उसने 2 साल पहले जो भी तुम्हारे साथ किया, उसको उसके लिए पछताना ही पड़ेगा। तब ने मन ही मन सोचा, भाई, क्या हमें सच में तब मल्होत्रा की पार्टी में जा रहे हैं? अभिनव ने अच से कहा, ये देखो, उसने हमें इनविटेशन भी भेजा है। अच ने अभिनव की तरफ इनविटेशन दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तो चलते हैं। उसने मुंबई के सब जाने माने फैमिली को बुलाया है, क्या पता
हमें उनके आगे के प्लान के बारे में कुछ पता चल जाए। कनिष्क ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने और भाई ने जाने का मन बना लिया है तो मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकता। अभिनव ने घूरकर उन दोनों की तरफ देखा और वहां से चला गया। मुंबई के सबसे ग्रांड होटल में काफी चहल पहल थी। मुंबई के इस रईस लोग यहाँ पर आए हुए थे। वो सब एक के बाद एक करके तब को बधाई दे रहे थे। तभी सबकी निगाहें तब से हटकर किसी और ऊपर जाने लगी। जैसे वो इंसान हॉल के अंदर आया, सभी ने अपना ध्यान उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। सब उसके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन वो सीधा तब के पास गया। उसको देखकर तब ने एक स्माइल दी और कहा, तुम आ ही गए, मुझे लगा ही था कि तुम जरूर आओगे। आज भी अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा और उसने तब को बस इतना ही कहा, वेलकम बैक टू इंडिया। तब ने भी अपना सर मुस्कुरा कर हिला दिया। उसके पीछे से आते हुए कनिष्क ने भी तब को बधाई दी, लेकिन अभिनव ने तब को देखा और उसको साफ साफ इग्नोर कर दिया। इतने में कोई आता है और तब से कहता है, सर आपको प्रीसा मैडम बुला रही हैं। तब ने अच को फिर से देखा और उसको एंजॉय करने का बोलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद तब एक माइक पकड़कर आता है। उसने माइक को अपने मुंह के करीब लाया और कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबसे उस इंसान से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे लिए सबसे खास है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, उसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में मुझे कमजोर पड़ने नहीं दिया। मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं वो कम ही होगी, इसलिए मैं उससे आप सबको मिलाना चाहता हूं। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका हर एक वर्ड वहां पर मौजूद लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अभिनव, जो कि अभी तक बोरियत महसूस कर रहा था, उसकी तो आंखें बस तब से हट ही नहीं रही थी। अरे शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। कनिष्क ने तब को कोहनी मारते हुए कहा। आज को तो जैसे तब की बात सुनाई ही नहीं दी। उसने अपने हाथ में एक वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और उसको पीने में बिजी था। तभी सीढ़ियों पर एक लाइट स्पॉट पड़ती है। उसके नीचे एक कोमल और सुंदर लड़की चलकर आ रही थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके बालों का एक बन बना हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई परी धरती पर उतरकर नीचे आ गई है। अभिनव ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से कहा, धरा। अभिनव ने बेशक धीरे से कहा था, लेकिन उसके पास खड़े अच को उसका वो शब्द साफ साफ सुनाई दिया। उसने जैसे ही वो वर्ड सुना, पहले उसने अभिनव की तरफ गुस्से से देखा। अभिनव को देखकर ये लग रहा था कि बहुत शॉक्ड था। फिर अच ने उसकी नज़रों का पीछा किया। जैसे उसने अभिनव की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र धरा के ऊपर पड़ती है। धरा तब का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसको नीचे आते ही तब घुटनों पर बैठ गया और उसने माइक में धरा की आंखों को देखकर कहा, प्रीसा, विल यू मेरी मी। उसकी बात सुनकर धरा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके कान में एक गिलास टूटने की आवाज आती है। धरा और तब दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी। जैसे ही धरा की नज़र अच की नज़रों से मिलती है, वो देखती है, उसको अच की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धरा उसको वहां देखकर चौंक गई। उसको अच के वहां होने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अच ने अपने हाथों से वाइन का गिलास नीचे फेंक दिया और वो धरा को घूर कर देख रहा था। धरा उसके ऐसे घूरने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो मन ही मन पहले उसको गालियां देती है, फिर सोचती है कि 2 साल पहले गलत इसने मेरे साथ किया है और देख मुझे ऐसे रहा है जैसे मैंने इसके साथ गलत किया है। जिन सब का ध्यान अभी तक प्रीसा और तब पर था, उनका ध्यान अब अच के ऊपर शिफ्ट हो चुका था। अच ने उन सबको इग्नोर किया और वहां से चला गया। अभिनव भी अच के पीछे जाने लगा।
कनिष्क को कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर यहाँ क्या है हो रहा था और ये अच को क्या हो गया। वो भी फिर अभिनव और अच के पीछे चला गया। अब हॉल का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। तब ने परिस्थिति को संभालते हुए वहां आए मेहमानों से कहा, अब आप लोग खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर सब मेहमान खाना खाने चले गए। उनके जाते ही तारा ने तब की तरफ देखकर कहा, यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इसको बुलाया है यहाँ पर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसका जवाब हाँ ही था। तब ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई। इससे पहले वो कुछ कह पाता, धरा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। धरा की आंखें नम थी। उसके दिमाग में 2 साल पहले की सब बातें घूमने लगी थी। पहले तो अच को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में अच के लिए फीलिंग जगने लगी थी। वो मन ही मन अच को अब पसंद करने लगी थी और उस रात उसने खुद को अच के हवाले कर दिया था। उसने सोचा था कि वो भी अब अच को उसके दिल की बात बता देगी, लेकिन एक दिन में ही सब कुछ तबाह हो गया। धरा ने मन ही मन सोचा कि वो कितनी पागल थी। उसको पता होना चाहिए था कि अच जैसे अमीर जादों का काम ही है एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना होता है। धरा अपने ही ख्यालों में चली जा रही थी। अचानक से उसको किसी के मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। उसको ना चाहते हुए भी होटल के कमरे में ढकेल दिया गया। जिस आदमी ने धरा को पकड़ा था उसने उसकी बाजुओं को बहुत जोर से पकड़ा था। धरा को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी बाजुओं को मसलते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? धरा ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो वो उस आदमी को देखकर दंग ही रह गई। वो बस उस आदमी को घूरे जा रही थी। अच धरा को बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धरा ने अच को इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी अच ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। धरा ने पीछे मुड़े बिना कहा। वो अच का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। अच ने धरा को खींचा और उस रूम में पड़े बेड पर उसको ढकेल दिया। अच ने धरा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि वो धरा अपने हाथ जरा भी हिला ना सके। धरा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अच ने धरा की एक बात भी का जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। धरा बस चिल्लाए जा रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम राक्षस, छोड़ो मुझे। आज उसको स्ट्रगल करते हुए देखे जा रहा था। वो नीचे झुका और उसने धरा को किस करना स्टार्ट कर दिया। उसको ऐसे किस कर रहा था जैसे उसके अंदर से सारी एनर्जी खींच लेना चाहता हो और धरा को दूर ढकेलने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन अच को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धरा को लग रहा था कि अच इन 2 सालों में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। जितना भी वो उसको दूर ढकेलने की कोशिश करती, अच उसको और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता। धरा की अब सांसें उखड़ने लगी थी। उसको सांस लेने में भी अब प्रॉब्लम हो रही थी। अच को जब लगा कि धरा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने धरा को किस करना बंद कर दिया। उसने धरा की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, ये वही लड़का है जिसके लिए तुमने मुझे 2 साल पहले छोड़ के गई थी। ये शब्द बोलकर उसने धरा को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। इतने ज्यादा जोर से पकड़ने की वजह से धरा को अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। धरा ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धरा को अच की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको लग रहा था कि अच खुद को बचाने के लिए उस पर सारा ब्लेम डाल रहा था। अच ने एक व्यंग भरी स्माइल देते हुए कहा, धरा सूर्यवंशी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे सामने आकर। अब मैं तुम्हारी जिंदगी किसी नर्क से भी बदतर बना दूंगा।
धरा उसकी बातें सुनकर हैरान थी। आखिर ये करना क्या चाहता है? गलत उसने उसके साथ किया था और वो बिहेव ऐसे कर रहा था जैसे धरा ने उसके साथ गलत कर दिया हो। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे, जैसे वो दोनों सालों पुराने दुश्मन हों और मौका मिले तो वो दोनों एक दूसरे को खा ही जाएंगे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रीसा प्रीसा कहाँ हो तुम यार, इतना गुस्सा भी मत करो बेबी, कहाँ हो तुम? अब मेरी नज़रों के सामने आ भी जाओ, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। जैसे ही यच ने तब की आवाज़ सुनी, उसका गुस्सा तुरंत बढ़ गया। धरा ने यच को दूर धकेलते हुए कहा, दूर हटो, तब आ गया है। धरा काफ़ी परेशान लग रही थी। वो बार बार अच को ढकेल रही थी, लेकिन अच ज्यों का त्यों था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने तब की बात सुनी ना ही हो। तब की आवाज़ अब और भी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। धरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। अच ने धरा को घबराए हुए चेहरे को देखा और उसने धरा को रिलीज कर दिया। धरा झट से उठी और उसने अपने कपड़ों को ठीक किया। तब अब रूम के बाहर तक पहुंच चुका था। धरा ने अच को देखा और उसकी बाजू पकड़कर उसके दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश की। अच तो पहले हैरान था कि आखिर धरा क्या कर रही थी, लेकिन उसको कुछ वक्त बाद ही पता लगा कि धरा उसको तब से छुपाने की कोशिश कर रही है। जब धरा ने अच के हाथ को पकड़ा तब अच एकदम से हैरान हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा और वो बस धरा के पीछे चल दिया। उसके थोड़ी देर बाद अच दरवाजे के पीछे था और उसने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। धरा ने रूम का दरवाजा खोला और सामने तप को पाया। आखिर मिल ही गए तुम। उसने धरा का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा। तप ने धरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसको वहां से ले जाने लगा। धरा ने एक चैन की सांस ली और वो तप के साथ जाने लगी। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें रूम से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर तब रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र अच की नज़रों से मिली। तप ने फिर धरा को देखा। धरा उसकी नज़रों में नाराज़गी साफ साफ देख सकती थी। धरा ने घूर कर अच को देखा। उसको देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर बाहर आया था। अच धीरे से उसके पास आया और उसने धरा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा धरा। ओह सॉरी प्रीसा, अब तो तुमने अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसकी बात सुनकर धरा और तप का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। अच की नज़र धरा के कंधे पर पड़ी जिसको तप ने पकड़ा हुआ था। अच की आंखें छोटी हो गईं और वो उन दोनों के बीच से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तप ने धरा को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। धरा उन दोनों पागल इंसानों के बीच अब पागल होने लगी थी। अच ने तप को देखकर कहा, आगे से हटो। तप ने भी घमंड से कहा, इतना बड़ा रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कहीं तुम्हें हमारे बीच कबाब में हड्डी तो नहीं बनना? अच भी मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मुझे ज्योतिष ने कहा है कि अगर कोई लड़का लड़की आपस में कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हों तो उन्हें अलग करके उनके बीच से जाने में मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच की बात सुनकर धरा और तप दोनों हैरान थे। क्या यह इंसान पागल हो गया है? कहीं इसके दिमाग का एक नट ढीला तो नहीं हो गया? धरा मन ही मन सोचती है। भाई आप मिल ही गए, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर आप थे कहाँ? अभिनव ने पीछे से आते हुए कहा। कनिष्क भी अभिनव के साथ ही था। अभिनव ने जब वहाँ और भी लोगों को देखा तो हैरान हो गया। वहाँ पर माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो तीनों एक दूसरे को कुछ अजीब तरीकों से देख रहे थे। अभिनव ने अच के पास जाते हुए कहा, भाई चलो हमें घर चलना चाहिए। हाँ हाँ लेकर जाओ इसको, इसने ज़्यादा ही पी ली है। अभिनव को तप की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से से तप की तरफ बढ़ा,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कनिष्क ने उसको पीछे से पकड़ लिया। अरे यार, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? तब मुस्कुरा दिया और वो धरा को लेकर वहां से निकल गया। अर्थ की नज़र अभी भी तब के उस हाथ पर थी जिससे उसने धरा को पकड़ा हुआ था। अभिनव, अच और कनिष्क तीनों अच के बिला में बैठे हुए थे। अच ने उन दोनों से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो दोनों तो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। वो दोनों अच को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहते हों। कनिष्क से और रुका नहीं गया। उसने अच से पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी उस तब के साथ? प्रॉब्लम तब के साथ नहीं, पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है, अभिनव ने अपने हाथ मोड़ते हुए कहा। अर्श ने घूर कर अभिनव को देखे, जैसे वो उससे कह रहा हो कि अगर उसने आगे एक भी शब्द कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी गर्लफ्रेंड? क्या तुम्हें वो पसंद आ गई? ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, वो वैसे बहुत सुंदर है, लेकिन तब मल्होत्रा से उसको छीनना मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा उस लड़की को जीतने में। आखिर तुम्हें एक लड़की पसंद आई है, जो कि इस दुनिया में एक दुर्लभ चीज है। कनिष्क बस बक बक किए जा रहा था। अभिनव उसको ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। अच ने कनिष्क की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अच अपने ही ख्यालों में था। उसको बार बार तप और धरा के एक साथ होने के ख्याल आ रहे थे। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए था। अब तुम आ ही गई हो तो इसका अंजाम तुम ही भुगतोगी। अच अपनी जगह से उठा और वो अभिनव और कनिष्क को बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कनिष्क ने अभिनव से कहा, क्या हमें अच की मदद करनी चाहिए? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम कर सकते हो, अभिनव ने कहा तो कनिष्क तुरंत चुप हो गया। दूसरी तरफ धरा बहुत उदास थी। तब ने धरा के रूम का दरवाजा खटखटाया और वो अंदर चला गया। तब कि वहां आ जाने से भी धरा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो जैसे ही उदास बैठी थी, तब ने सोचा कि वो उसकी वजह से नाराज है कि उसने उससे बिना पूछे हर्ष को पार्टी में बुला लिया। वो धरा के पास बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, प्रीसा, मुझे माफ कर दो। धरा ने असमंजस में तब को देखा और कहा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। आज तुम्हें मेरी वजह से उस शख्स को देखना पड़ा। आई एम सॉरी प्रीसा। नहीं, मैं उस वजह से दुखी नहीं हूँ, धरा ने तब को समझाते हुए कहा। धरा की आंखें अब और भी नम हो गई थी। उसने तब की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माँ और कवि से मिलना है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि उनसे कैसे मिलूँ। वो कैसी हालत में होंगे मेरे बिना? तब वो ठीक ही होंगे ना? हाँ हाँ, वो ठीक होंगे, तुम चिंता मत करो। हम दोनों कल उनसे मिलने चलेंगे। उसने धरा को खुद के सीने से चिपका लिया। धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी तप ने कहा, प्रीसा। हाँ, धरा की धीमी आवाज आई। मैंने जो पार्टी में पूछा था, तुमने उस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। धरा एकदम से जम गई। वो एक झटके से तप से दूर हुई। वो काफी नर्वस लग रही थी। तब को धरा को इस तरह बिहेव करते हुए देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तब ने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दिया कि उसे बुरा लगा है। वो नॉर्मल में ही दिख रहा था। उसने धरा की तरफ मुस्कुरा कर कहा, प्रीसा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर तब थोड़ी देर रुका और फिर उसने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड किया था। उस टाइम हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर अब मुझे पता नहीं कब तुमसे प्यार हो गया। तब ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम अपना टाइम ले सकती हो जितना तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये कहकर तब वहाँ से चला गया। दारा को तब के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी मजबूर थी। उसको डर था कि कहीं उसके साथ 2 साल पहले जो हुआ वो दोबारा ना हो जाए।
वैसे तो उसको तब का पता था कि वो ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर था जो उसको प्यार करने से रोकता था। वो तब को डेट करने के लिए इसलिए मानी थी कि उसको लगा शायद वो अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसको अभी तक भी तब के लिए कुछ फील ही नहीं होता था। धरा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो शावर लेने चली गई। सुबह के टाइम तब धरा को वहां लेकर गया जहां उसकी माँ और भाई रहते थे। धरा कार से उतरी और भागकर उस घर की तरफ गई। उसने बेसब्र होकर डोरबेल बजाई। डोर ओपन हुआ, लेकिन ये क्या, वहां तो कोई और था। धरा ने उस लेडीज से पूछा जिसने दरवाजा खोला था, यहाँ पर मेरी माँ और भाई रहते थे, वो कहाँ गए? उस लेडीज ने धरा को ऊपर से नीचे देखा। धरा बहुत सुंदर थी। उस लेडीज ने आज तक भी धरा जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। फिर उस औरत ने धरा के पीछे आते तब को देखा। तब को देखते ही वो लेडी तो जैसे मंत्रमुग्ध होने लगी थी। धरा ने फिर से उससे सवाल पूछा। वो लेडी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आकर चिढ़कर धरा से कहा, जब हम यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं रहता था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वो लेडी एक बार तब को देखती है जो सिर्फ धरा को देखे जा रहा था, और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धरा की आंखों में आंसू थे। वो पीछे मुड़ी तो वो बस गिरने ही वाली थी कि तब ने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने धरा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनको ढूंढ लूंगा। ये कहकर उसने धरा को अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। धरा अब बेजान हो चुकी थी। उसको अब अपनी माँ और भाई की चिंता होने लगी थी। तब धरा को लेकर कार के पास ले गया। उसी समय अच भी ऑफिस के लिए उसी रास्ते से निकल रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से इम्पोर्टेंट बातें कर रहा हो। अच की नज़र बाहर की तरफ ही थी जब उसने अचानक से कुछ जाने पहचाने चेहरों को देखा तो उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। उसने देखा कि तब धरा को बाहों में उठाकर ला रहा था और धरा कुछ उदास सी लग रही थी। तप और धरा को इतना करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो धरा से नफरत करता था, लेकिन उसके करीब वो किसी मर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो तब तक उन्हें घूरता रहा जब तक तप अपनी लिमिटेड एडिशन की कार लेकर वहां से निकल नहीं गया। उसने मन ही मन सोचा, बहुत चिपक रहे हैं ये, इनको अब परमानेंट अलग करना ही होगा। कार के अंदर तप ने धरा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को पता करने को बोल दिया है तुम्हारे माँ और भाई के लिए। हम जल्द ही उनसे मिलेंगे। धरा ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही कार में बाहर देख रही थी। सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसे उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तप धरा को पहले घर लेकर गया। घर ले जाने के थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर वो रुकता है और फिर धरा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारे किसी चाचा के पास हैं, वो वहीं रहते हैं। धरा ये सुनकर 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गई। 1 मिनट के बाद वो अपनी जगह से उठती है और तब से बिना कुछ बोले वहाँ से हड़बड़ाती में निकल जाती है। प्रीसा प्रीसा, तब उसके पीछे भागते हुए कहता है। कुछ ही सेकंड में वो प्रीसा का हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो ऐसे? तब मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे चाचा चाची कैसे हैं, पता नहीं हो मेरी माँ और कभी को कैसे ट्रीट करते होंगे। यह कहते हुए प्रीसा की आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम अभी चलते हैं। कुछ समय बाद तप और धरा कार में थे। धरा की आंखें नम थीं और वो किसी गहरी सोच में थी। तप की नज़र बस धरा के ऊपर थी। उसको धरा की बहुत चिंता हो रही थी कि वो कल से भी कुछ ज़्यादा परेशान थी। लगभग 1 घंटे के बाद धरा और तप आके चाचा चाची के घर के बाहर थे। धरा बिना देर किए कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। वो देखती है कि वो घर बिल्कुल भी नहीं बदला। उस घर के दरवाजे खुले हुए थे। धरा
धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। वो अंदर गई। उसने किसी को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कौन हो तुम? धरा पीछे मुड़ी और उसने रैना को वहाँ देखा। रैना ने जब धरा को देखा तो वो चौंक गई। उसने चिल्लाकर कहा, भूत 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 आ गया। धरा हैरान थी। उसने अपनी चाची के पास जाते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? धरा ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, शायद उसकी चाची ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उसकी चाची ने जब देखा कि धरा कोई भूत वाली हरकतें नहीं कर रही थी तो उसने डरते हुए पूछा, तुम मरी नहीं हो क्या? उसके बाद रैना ने धरा को छुआ। जब उसको यकीन हो गया कि धरा उसके सामने जिंदा खड़ी है तो उसने एक चैन की सांस ली। धरा ने रैना से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? वो तो मर गई, रैना ने बिना सोचे समझे ही कह दिया।